जय हिंद जय भारत। आज हम कर रहे हैं एक न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं हम। हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री लेंदी बहुत है, तो उसको लेकर यदि हमारा किसी भी पीसीएस में या फिर यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल है तो फिर हम उसकी जो बिग बुकलेट होती है, जैसे कि 15 बुक्स है मणिकांत सर की हिस्ट्री ऑप्शनल की जो प्रिपरेशन कराते हैं यूपीएससी की, तो उसके लिए वो उसका हम तैयार करते हैं सारा मटेरियल। और यदि वनडे एग्ज़ाम हो, हालांकि ये यूपीएससी में भी हेल्पफुल है और स्टेट पीसीएस में, यूजीसी नेट हिस्ट्री में, एसएससी में, टीजीटी में, पीजीटी में, रेलवे एंड अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब में ये हेल्पफुल है। तो इसी के संदर्भ में आज हम हिस्ट्री में हम प्राचीन भारत करने जा रहे हैं। प्राचीन भारत से शुरू कर रहे हैं और ये हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर होगा। शुरू करते हैं। इसे हम एक ऑडियो बुक में यानी किसी भी सब्जेक्ट को हम करते हैं तो एक तो होता है समय से करना और एक होता है यदि हम समय से हमारा मन ना करो तो हम उसका ऑडियो सुनते हैं। टाइम भी कम लगेगा और ज़्यादा हम अचीव कर पाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत इतिहास एक परिचय। तो पहले तो जहाँ पर जो भारत का इतिहास है उसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले प्राचीन भारत से शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले है प्रागैतिहासिक, जहाँ पर पाषाण काल, फिर है आद्य ऐतिहासिक काल, फिर है ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, पूरा मतलब पुराना, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, काल मतलब समय, जो उस टाइम का समय था। तो पुराने पत्थर का काल क्या था और जो कब से कब तक था, तो पूरा पाषाण जो काल था जो अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक था। और मध्य पाषाण काल देखें तो ये 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक था। और नव पाषाण काल देखें तो ये 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक था। अब आगे आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कब से लेकर कब तक था, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हमारे उत्तर पश्चिम जो भारतीय और वर्तमान का जो पाकिस्तानी एरिया है वहाँ पर जो थी सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, ये सब, चहुंदड़ो, ये सब नाम आपने सुने होंगे जब हम प्राचीन भारत करते हैं, तो ये इसी से संबंधित है। और ये जो सभ्यता है जो है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी जो 25 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक थी। और वैदिक सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है और जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक थी। और इसी के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है हमारा वैदिक सभ्यता। इसके बाद वैदिक सभ्यता आती है, ये कब से लेकर कब तक थी, तो जो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो था ऋग्वैदिक काल और जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक थी। इसको विभाजित किया है, जो हमारा वैदिक सभ्यता उसको विभाजित किया है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक तो हमारा ऋग्वैदिक काल था और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच हमारा उत्तर वैदिक काल था। अब हम करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब जिसके में लिखित साहित्य भी जिसका मौजूद हो, जहाँ फिर जो हमें अन्वेषण या फिर उत्खनन या फिर जैसे भी पांडुलिपियों से हमें उसका लिखित इतिहास हमें प्राप्त हुआ हो, वो है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में कौन कौन से काल आते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसको आगे विभाजित किया है। फर्स्ट है महाजनपद काल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और फिर मगध साम्राज्य जो था वो था 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक। और फिर मौर्य साम्राज्य जो था यह था 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। एवं संगम काल जैसे चेर, पांड्य, चोल, तो जो है 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक के काल में थे। फिर मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद का काल देखें तो 184 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईसा पूर्व तक। और गुप्त साम्राज्य देखें तो जो 319 से ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक है। आगे आता है हमारा हर्षवर्धन काल, तो जो 606 ईसा ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक था। अब आगे हम करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो जो है 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक था। तो इसका आगे जो विभाजन किया गया है वो ऐसे किया गया है। पूर्व मध्यकाल देखें तो 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक। उत्तर भारत में कौन कौन थे, राजपूत थे, फिर पाल थे और फिर गुर्जर प्रतिहार थे। दक्कन में देखें तो चालुक्य थे, फिर पल्लव थे और फिर राष्ट्रकूट थे। दक्षिण भारत में देखें तो चेर, पांड्य थे, चोर थे, शाही चोर 9वीं से 12वीं शताब्दी तक थे। उत्तर मध्यकालीन देखें तो 12वीं ईस्वी से लेकर 18वीं ईस्वी के बीच में। तो उत्तर भारत में कौन कौन थे तब, दिल्ली सल्तनत था, मुगल थे और फिर चौहान थे। दक्कन में देखे कौन कौन थे, तो विजयनगर था और फिर बहमनी था। दक्षिण भारत में देखे कौन कौन थे, तो चेर थे, देवगिरी के यादव थे, वारंगल के काकतीय थे और फिर
द्वार समुद्र के होयसल थे। इस तरह हमने प्राचीन भारत का क्या किया, काल विभाजन किया। ठीक है, अब हम आगे करते हैं कि इतिहास क्या है। हिस्ट्री यूनानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अन्वेषण से प्राप्त है। इतिहास अतीत का अध्ययन है, क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। ब्रिटेन के इतिहासकार E.H. कार ने अपनी पुस्तक व्हाट इज़ हिस्ट्री में इतिहास की परिभाषा दी है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनंत संवाद है। आगे इतिहास का विभाजन कैसे होता है। इतिहास को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, प्राक इतिहास या फिर प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री पीरियड। तो लिखित इतिहास के पहले कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस कालखंड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। यह आदिम लोगों का इतिहास पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है। देते हैं भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता का उत्तराधिकारी थे। 1788 में इनका पत्र द एशियाटिक रिस्टेज प्रकाशित होना आरंभ हुआ था और 1814 में यह प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। ASI अपने वर्तमान रूप में 1861 या 61 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायरस चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। आगे के पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1944 में मार्टिन वियर महानिदेशक बने। तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थित था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। पहले हम ऊपर देखते हैं इसका, एक मिनट, ओके। अब ये ब्रैकेट में देखते हैं प्रमुख महानिदेशक कौन कौन से थे। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, यह 1871 से लेकर 1885 तक थे। जेम्स बर्गस देखे तो जो है 1886 से लेकर 1889 तक थे। जॉन मार्शल 1902 से लेकर 1922 तक थे। हेरोल्ड हार्ग्रीव्स जो है 1928 से लेकर 1931 तक थे। राय बहादुर दयाराम साहनी तो जो है 1931 से लेकर 1935 तक थे। JF ब्लॉकिस्टन तो जो है 1935 से लेकर 1937 तक थे। राय बहादुर KN दीक्षित जो 1937 से लेकर 1944 तक थे। सर मार्टिन वियर 1944 से लेकर 1948 तक थे। NP चक्रवर्ती 1948 से लेकर 1950 तक थे। माधव स्वरूप वत्स तो 1915 से लेकर 1953 तक थे। एक घोष देखें तो 1953 से लेकर 1968 तक थे। BB लाल 1968 से लेकर 1972 तक थे और देशपांडे 1972 से लेकर 1978 तक थे। BK थापर 1978 से लेकर 1985 तक थे। आगे हम देखें इतिहास के जन्मदाता कौन थे। तो हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता था। हेरोडोटस का संस्कृत का नाम हरिदत्त था। हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी थी। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक या फिर पिता फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी थी। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका थी। ये आप इनका चित्र देख सकते हैं। आगे आद्य ऐतिहासिक काल तो प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है, जब लिपि व अक्षर का उन्हें ज्ञान था लेकिन आज भी उसे नहीं पढ़ा जा सका है। यह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता व वैदिक काल को इसी कालखंड के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये लिपि चित्रात्मक व प्रतीकात्मक है। इसका अर्थ निकालना कठिन है। आगे ऐतिहासिक काल कौन सा था।
तो हिस्टोरिकल पीरियड, इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है, उसे पढ़ा जा सकता है। भारत में यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। महाजनपद काल से अब तक का कालखंड शामिल है। पुराणों में 4 युग है। तो पुराणों में कैसे विभाजित किया गया इतिहास को तो वो देखते हैं। पुराणों में 4 युग, ब्रैट में कृत या फिर सतयुग, फिर सेकंड है त्रेता युग, थर्ड है द्वापर युग और 4 है कलयुग बताए गए हैं। इसमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है और कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अध पतन होता है। इतिहास में काल, स्थान व विशेष महत्व को स्पष्ट किया गया है। आगे है युग और फिर उसके अवतार और फिर जीवों का विकास। तो सतयुग में मत्स्य अवतार, ठीक है, और इसमें मत्स्य अवतार हुआ था और फिर कुर्म अवतार हुआ था, फिर वराह अवतार हुआ था, फिर नरसिंह अवतार हुआ था। जीवों का विकास देखें तो मछली जलीय जीव थे, कछुआ उभयचर थल व जल, और फिर सूअर थल का पशु, फिर अर्धमानव पशु व मानव के बीच का जीव। सेकंड युग जो था वो है त्रेता युग। तो इसमें अवतार कौन कौन से होते हैं? वामन अवतार हुआ था, परशुराम अवतार हुआ था, राम अवतार हुआ था। जीवों का विकास देखें तो बोना यानी लघु मानव, परशु यानी फरसा वाले राम यानी शस्त्र प्रयोगता मानव, राम यानी समुदाय में रहने वाला मानव। तीसरा युग जो पुराणों में या फिर वेदों में बताया गया है, पुराणों में बताया गया है, वो है द्वापर युग। इसमें अवतार देखें तो कृष्ण अवतार हुआ था और फिर बुद्ध अवतार हुआ था। जीवों का विकास देखें तो कृष्ण यानी पशुपालन करने वाला मानव और फिर बुद्ध यानी कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव। लास्ट जो युग बताया गया इसमें वो है कलयुग, कल्पी, ठीक है। इसमें जो अवतार हुआ था वो कल्पी का हुआ था। जीवों का विकास देखें तो कल्पी यानी भविष्य का मानव, सहारक शक्ति वाला मानव। विशेष विष्णु पुराणों में 4 युगों का सही क्रम बताए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले कल्प था ना, ब्रह्म का दिन, फिर मनवंतर, 71 दिव्य युग, और फिर दिव्य युग में 4 युग आते हैं। सतयुग 4 × 4 3 2000 वर्ष, और फिर त्रेता युग यानी 3 × 4 3 2000 वर्ष, फिर द्वापर युग यानी 2 × 4 3 2000 वर्ष, और फिर कलयुग यानी 1 × 4 3 2000 वर्ष। तो ये आगे सबसे पहले कल्प था, ब्रह्मा का दिन था, फिर मनवंतर आया, 71 दिव्य युग, और फिर ये आगे 4 युग है, 4 दिव्य युग है। अभी भी ये कंटिन्यू है। आगे है इतिहास की तिथियां। तो अंग्रेजी में BC ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से है, और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का है। कभी कभी तिथियों से पहले AD यानी ईस्वी लिखा जाता है। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल AD की जगह CE तथा BC के स्थान पर BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है, वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। आगे जो है मतलब इसको एक डायग्राम से समझाया गया है, घटता हुआ और फिर बढ़ता हुआ। घटते हुए में देखें तो हम सबसे पहले विक्रम संवत आता है 1558 BC ईसा पूर्व, और फिर आता है जूलियन कैलेंडर, तो जो है 46 BC में आता है। फर्स्ट ईस्वी जो थी वो ईसा मसीह के जन्म पर थी, और इसके बाद का जो काल है वो ईसा पश्चात या फिर ईस्वी का है। इसमें सबसे पहले आता है संख संवत 78 AD, ठीक है, और फिर हिजरी कैलेंडर 622 AD। ये ईस्वी का काल है। AD मतलब ईस्वी का काल, बढ़ते हुआ काल, और B का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल। आगे प्रमुख शब्दावलियाँ दे रखी हैं, समय शब्दावलियाँ।
दशक में 10 वर्ष की अवधि होती है, सिल्वर जुलबी में 25 वर्ष की अवधि होती है और रूबी जुलबी में 40 वर्ष की अवधि होती है। पूर्वार्ध में, अब पूर्वार्ध कैसे होता है यानी फर्स्ट हाफ, तो सदी का प्रथम 50 वर्ष यानी 1 से 50 वर्ष तक का काल। गोल्डन जुबली मतलब 50 वर्ष की अवधि। फिर डायमंड जुबली मतलब 60 वर्ष की अवधि। प्लेटिनम जुबली मतलब 75 वर्ष की अवधि। उत्तरार्ध मतलब सेकंड हाफ, सदी का द्वितीय वर्ष, द्वितीय 50 वर्ष यानी 51 से लेकर 100 वर्ष तक। सदी नाम पर शताब्दी देखें सेंचुरी तो 100 वर्ष की अवधि, और सहस्त्राब्दी देखें तो 1000 वर्ष की अवधि। ग्रेट जुबली देखें तो 2000 वर्ष की अवधि। तो अभी ग्रेट जुबली जो है वो ईसा पश्चात हो चुकी है, यानी हम 2023 में हैं अभी। आगे है म्यूजियम की शुरुआत। ये थोड़ा कट गया है तो मैं बोल दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माउसियन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ एकांत में अध्ययन करने का मंदिर है। विश्व का प्रथम म्यूजियम अलेक्जेंड्रिया में ईसा में तीन शताब्दी पहले बनाया गया था। इसमें शोधकर्ताओं को ज्ञान प्रदान करने वाली एक मिनट, तो इसमें ब्रैकेट में काफ़ी दिया हुआ था, तो इसमें आगे चलकर है इसका जो कंटिन्यू यहाँ से होता है कि विश्व की ज्ञान प्रदान करने वाली विश्व की अनेक वस्तुओं का संग्रह किया गया था। इसके बाद ऐसे म्यूजियम की स्थापना हुई जिसमें विविध यंत्र, जानवरों की खालें, दांत आदि रखे जाते थे। 19वीं शताब्दी में राजा महाराजाओं ने म्यूजियमों की स्थापना में विशेष सहयोग दिया। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद म्यूजियम सामान्य व्यक्तियों के लिए खोल दिए गए। 1830 ईस्वी में जर्मनी के बर्लिन शहर में फाल्टेस म्यूजियम का निर्माण किया गया। आधुनिक ढंग का सबसे पुराना संग्रहालय ऑक्सफोर्ड में है, जो 1679 में बना था। 1874 में स्थापित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को सबसे बड़ा म्यूजियम होने का दर्जा प्राप्त है। म्यूजियमों में अनेक दुर्लभ वस्तु संग्रहित होती हैं या फिर संग्रहित होता है, इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। पहले हम ब्रैकेट वाला कर लेते हैं पीछे जाकर। ये बताया गया है, इसमें ऊपर की हेडिंग कट गई है। प्रमुख संवत बताए गए हैं, अभी कौन सा संवत कब तक था। तो सबसे पहले आता है हमारा कली संवत, तो जो है 3102 बिफोर क्राइस्ट था। महाभारत युद्ध व राजा परीक्षित के जन्म के समय से आरंभ होता है। फिर सप्तर्षि वर्ष संवत 3076 बिफोर क्राइस्ट में शुरू होता है। इसे लौकिक संवत भी कहा जाता है। कली संवत के 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलित था। बुद्ध संवत देखें तो 544 बिफोर क्राइस्ट। श्रीलंका की गणना अनुसार बुद्ध संवत 544 बिफोर क्राइस्ट में प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध के निर्वाण की वास्तविक तिथि 486 बिफोर क्राइस्ट थी। महावीर संवत 527 बिफोर क्राइस्ट महावीर स्वामी द्वारा आरंभ। इस संवत का प्रयोग जैन सभा से संबोधित गणनाओं में हुआ है। आगे विक्रम संवत 58 बिफोर क्राइस्ट मालव के शासक राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनी में शंकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चलाया गया, इसे मालवा संवत कहते हैं। आगे ईसा मसीह का जन्म, तो ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी माना गया, जिसमें पहले का काल बिफोर क्राइस्ट और बाद का एडी कहलाया। शंख संवत यानी ईसा मसीह के बाद, शंख संवत 78 एडी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा शंकों पर विजय के बाद शुरू किया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया। इसे शालिवाहन संवत भी कहते हैं, यह भारत का राष्ट्रीय संवत है। आगे कलचुरी संवत, तो 248 एडी ईसा पश्चात। अभारी
राजा ईश्वर सेन बाद में चेंदी के कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त होने पर यह कलचुरी संवत कहलाया। गुप्त संवत तो 319 AD गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रारंभ। आगे हर्ष संवत यानी 606 AD कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा राज्यारोहण के समय प्रारंभ किया गया। हिजरी संवत 622 AD 622 से ईस्वी से हिजरी संवत का आरंभ हुआ। यह तिथि हजरत मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है। मदीना जाने की हिजरत, मदीना जाने को क्या बोलते हैं? हिजरत कहा जाता है। आगे कोल्लम संवत 825 AD कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य IV द्वारा मालाबार केरल क्षेत्र में प्रारंभ था। इसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। आगे जो हमारा वो है इलाही संवत यानी 1583 AD मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ। राजदशक यानी 1673 AD मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा राज्यारोहण के उपलक्ष्य में प्रारंभ। आगे कैलेंडर का विकास देखें तो सबसे पहले आया था जूलियस सीजर आया था और जय था इसने जूलियस कैलेंडर लाया और जय लाया था 46 बिफोर क्राइस्ट। थोड़ा कट गया है, आगे नहीं होगा, आगे नहीं कटा होगा, आगे कंप्लीट PDF मिलेगी। सेकंड जो था वो है डायोनिसिस एक्सीगुअस। ईसाई कैलेंडर इसने शुरू किया था 527 बिफोर क्राइस्ट में। फिर आता है पोप गेग्रोरी, इसने गेग्रोरियन कैलेंडर की शुरुआत की थी 1582 AD में, यानी 16वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं, ईसा पश्चात। आगे जो हमारा आता है वो है भारतीय इतिहास एक अवलोकन। अब इसका अवलोकन किया गया भारतीय इतिहास का। तो सिंधु घाटी सभ्यता कब थी? 2500 बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले थे 2500 ईसा पूर्व थी। फिर वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक कौन सी संस्कृति रही है? वैदिक संस्कृति रही है। फिर बौद्ध व जैन धर्म का उदय कब हुआ? तो 500 ईसा पूर्व में हुआ। फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रही। फिर आता है AD यानी ईसा मसीह के जन्म के पश्चात। तो सबसे पहले हम देते हैं गुप्त काल कब से लेकर कब तक, जिसे हम भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो ये 300 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रहा। फिर उत्तर तथा दक्षिण भारत में छोटे राज्यों का उदय कब से लेकर कब तक? तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक रहा। और फिर मुस्लिम आक्रमण 1000 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक रहा। और फिर भारत की स्वतंत्रता 1600 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक रही। और फिर यूरोपियों का भारत आगमन 1600 ईस्वी से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक रहा। आगे जो हमारा आता है वह है म्यूजियम डे की शुरुआत है। तो म्यूजियम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने, संरक्षित करने में लोगों के योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने की शुरुआत की थी। प्रथम बार म्यूजियम डे 1983 में मनाया गया था। प्रतिवर्ष 18 मई को वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया जाता है। आगे भारत में म्यूजियम का इतिहास। तो भारत में म्यूजियम का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत का प्रथम म्यूजियम 1814 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित है। यह म्यूजियम एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। इस म्यूजियम को इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था जिसमें जहाँ की कलात्मक वस्तुओं को संग्रह कर देश से बाहर ले जाया जा सके। इस म्यूजियम में संग्रहित कई दुर्लभ व कलात्मक वस्तुओं को अंग्रेजी शासकों द्वारा इंग्लैंड भेजा गया। ठीक है, आगे जो हम करते हैं वो है हमारा भारत का नामकरण कैसे हुआ। तो इस पूरा का जो पार्ट है ना, जिसका टाइटल दे रखा है भारत का नामकरण, तो इसे पूरा प्राचीन से लेकर जहाँ जहाँ तक कि भारत के नामों का उल्लेख हुआ है तो उसके बारे में पूरा बताया गया है। रीड करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में आया है। ठीक है, ये एक फैक्ट है, ऐसे पूछ लेते हैं सीधा किसी PCS में भी। भारत देश का यह नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन्म भारत के नाम पर किया गया। वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता था और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा जाता था। जैन कथाओं के अनुसार देश का यह प्रथम नाम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम भारत था, जो प्रतापी व शक्तिशाली राजा थे।
पौराणिक कथाओं के अनुसार पौरुष वंश के राजा दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर किया गया था। ब्राह्मण ग्रंथों में इस देश को भारतवर्ष कहा गया है। विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है, क्योंकि यह भारतीय सतती ब्रेड में भारत की प्रजाति निवास करती है। भगवान पुराण में इस देश को अजनाब वर्ष की संज्ञा दी गई थी। भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप उस भूभाग को कहा गया है जहाँ ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य वंश का शासन था। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। देश का वर्तमान नाम भारत भी प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। इसका अर्थ भरतों का देश है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख स्थायी गुफा अभिलेख में मिलता है। हिंदुस्तान शब्द अनेक सर्वप्रथम 262 ईस्वी में सासानी अभिलेख में मिलता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत ब्रैट में इंडिया राज्यों का संघ होगा स्पष्ट किया गया है। तो ये अब नीचे हम मतलब क्या मेंशन किया गया आर्टिकल 1 में आवर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये हमने कर लिया था, 1874 वाला भी कर लिया था। अब फर्स्ट पॉइंट तैयार करते हैं हम। ईस्वी संवत का विक्रम संवत में परिवर्तन। तो ईस्वी संवत में 57 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ईस्वी संवत प्लस 57 बराबर विक्रम संवत। 2018 प्लस 57 बराबर 2075। ईस्वी संवत का शक संवत में परिवर्तन। तो ईस्वी संवत में 78 घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। ईस्वी संवत -78 शक संवत। 2018 -78 बराबर 1940। थर्ड है विक्रम संवत का ईस्वी संवत में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो विक्रम संवत में से 57 घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। विक्रम संवत -51 बराबर ईस्वी संवत। 2075 -57 बराबर 2018। 4 पॉइंट है शंख संवत का ईस्वी संवत में परिवर्तन, यानी शंख संवत में 78 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। शंख संवत प्लस 78 बराबर ईस्वी संवत। 1961 प्लस 78 बराबर 2039। आगे भारत का आदि महाकाव्य रामायण। रचयिता कौन थे। तो महर्षि वाल्मीकि थे। रचना काल देखें तो 550 बिफोर क्राइस्ट है। विकास क्रम देखें तो 6000 श्लोक थे पहले, फिर 12000 श्लोक हो गए, और फिर सप्तसाहसी यानी 24000 श्लोक हो गए। चतुर्विंशति सहर्षि संहिता। विशेष देखिए इसमें क्या है, रामायण में विशेष क्या उल्लेख किया गया। तो रामायण का तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय के कवि कंबर ने किया। इसे रामायण या फिर रामावतारण नाम से जाना जाता है। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृत्तिवास ने बारवक शाह के समय किया। फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूं तथा शाहजहां के समय में इब्न कर ने किया था। 20वीं शताब्दी में ईसवी रामस्वामी नायकर उर्फ पेरियार द्वारा तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की गई थी। ज्ञातव्य हो कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा था। महाभारत। देखते हैं इसमें। तो रचयिता इसके कौन थे। महर्षि देवव्यास। रचनाकाल 400 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व। विकास क्रम देखें, सबसे पहले चरण आते हैं, फिर श्लोक आते हैं, फिर लेखक आते हैं और फिर व्याख्याकर्ता आते हैं। तो जय जो चरण था इसमें कितने श्लोक थे। 8800 श्लोक थे। लेखक इसका कौन था। व्यास थे। व्याख्याकर्ता कौन थे। तो युधिष्ठिर थे। सेकंड चरण देखे तो जय भारत। श्लोक कितने थे। 24000 श्लोक। लेखक कौन थे। शुक्राचार्य। व्याख्याकर्ता कौन थे। परीक्षित। थर्ड चरण देखे तो वार्तेतिहासा
श्लोक 24,000 पर उपखंड। लेखक वैशम पायन। व्याख्याकर्ता जनमेजय। महाभारत सतसारथी। श्लोक देखें तो 1 लाख तक। लेखक देखें तो लोमहर्ष व उग्र श्रवा। व्याख्या करते हैं शौनक। भाषा कौन सी थी? तो मूलतः संस्कृत थी। जय का अर्थ विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ से। और मूल कथा देखें तो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध था। प्रारंभिक उल्लेख देखें तो आशव लायन गृह सूत्र। विशेष देखें तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। ब्रट में आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व। तुझे पूछेगा नहीं तो नहीं करेंगे। आगे इसमें भीष्म पर्व ब्रट में 6वें पर्व का भाग गीता है, जिसमें कर्म, भक्ति व ज्ञान का संगम मिलता है। इसमें कर्म को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ा शांति पर्व है। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद पेरू देवनार ने किया, जो भारतम नाम से जाना जाता है। महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ था। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय रजनामा के नाम से अब्दुल कादिर बंदायूं ने किया, जिसकी प्रस्तावना अब्दुल फजल ने लिखी।